नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन के चौथे फेज का पहला दिन है। आज ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई। आज पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन में 5000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। अब हम उस स्टेज में पहुंच रहे हैं जहां ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। आज दिल्ली से, गाजियाबाद से, मेरठ से, अहमदाबाद से, मुंबई से और बहुत सारे शहरों से ऐसी तस्वीरें आई जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया हो, जैसे कोरोना का कोई असर नहीं बचा, जैसे खतरा टल गया हो। अब लोगों को किसी तरह की सावधानी की जरूरत नहीं है और ये सबसे बड़ा खतरा है। ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना, ऐसी थिंकिंग बहुत चिंता की बात है। ऐसी गलती मत कीजिए। लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म हुआ है, चौथा फेज शुरू हुआ है और ये सही है कि चौथे फेज में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रियायत दी गई है, कई जगह पर सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं, कई जगहों पर लोगों को सड़क पर आने की अनुमति दी गई है, पार्क खोल दिए गए हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सड़कों पर भीड़ लगा लें, मास्क उतारकर फेंक दें, किसी बात से डरे नहीं। और असलियत आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको गाजियाबाद से आई तस्वीरें दिखाता हूं। परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। हजारों की भीड़ में कितने कोरोना पॉजिटिव होंगे कोई नहीं जानता। यहां से ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, इसके लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और इनमें से कितने कोरोना वायरस साथ ले जाएंगे, कितने लोग को इन्फेक्ट करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन मुश्किल ये कि इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से अब तक पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा था। आज इस मुद्दे पर सियासत भी हुई। मैं सियासत की बात करूंगा, लेकिन पहले आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो डराने वाली है, सावधान करने वाली है, सबके लिए चेतावनी है। और अगर अब भी न संभले तो देर हो जाए। सरकार ने ट्रेनों का, बसों का इंतजाम किया है। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया था कि किसी मजदूर को सड़क पर बेसहारा न छोड़ा जाए, इसलिए मजदूरों को सड़कों पर रोका जा रहा है। उनके लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है, उनके लिए खाने और पानी का इंतजाम जो जाए वहीं किया जा रहा है और जिन्हें दूर जाना है उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन अब जितनी भी तैयारियां की जाती हैं कम पड़ जाती हैं। मजदूरों का सब्र भी जवाब दे रहा है। आज गाजियाबाद से 3 ट्रेनें बिहार के लिए चली, जबकि 3 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए चली। कुल 6 ट्रेनें। इनमें 7000 से ज्यादा मजदूर रवाना भी हो गए, लेकिन जो मजदूर स्टेशन पहुंचे उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी, क्योंकि सब घर जाना चाहते हैं, कोई इंतजार नहीं करना चाहता। जरा सी खबर मिलती है कि ट्रेन चल रही है तो सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। मजदूर 2 दिन से गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में पहुंच रहे थे, क्योंकि यहीं पर घर जाने के इच्छुक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को बसों के जरिए रेलवे स्टेशन भेजा जाना था। सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दिक्कत तब बढ़ी जब हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंतजाम किए गए थे वो कम पड़ने लगे। 2 गज की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच 2 इंच की दूरी भी नहीं थी। दूरी जितनी कम होती है कोरोना का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। मजदूर भी इस बात को जानते हैं, लेकिन घर जाने की बेसब्री ने मौत का डर भी खत्म कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने वाले अफसरों का कहना था कि सुबह तक हालात पूरी तरह काबू में थे। मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ गई, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी, जिसे जहां जगह मिली वहीं उसने लाइन लगा ली। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट करती रही। थोड़ी देर बाद हालात सामान्य हो भी गए, लेकिन मजदूरों का कहना है कि उन्हें यहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। कोई सुबह से लाइन में खड़ा था तो कोई रात से अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहा था।
बिहार। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ रहते थे दिल्ली। क्यों जा रहे हो? क्या करेंगे यहाँ, ना रोटी मिला ना पानी मिला, क्या करेंगे यहाँ, यहाँ ना काम है। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे नाम देना? यहाँ 4 बजे सुबह से ही लगे हुए हैं लाइन में सर। अभी तो कुछ नहीं बता रहे। नहीं सर, बिहार जा रहा हूँ, पटना। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ किराए पर रहते हैं। यहाँ कब से खड़े हो? यहाँ कब से आए हुए हो? बहुत घंटे से खड़े हो, बहुत घंटे से। यहाँ काल सुबह 8 बजे आए हैं। काल का टिकट नहीं बना, 2 टिकट खाने पाने को काल तो मिला था। आज थोड़ा बहुत बंदोबस्त है, लाइन के चक्कर में नहीं निकल पा रहे हैं, बस यही बात है। तस्वीरें डरावनी हैं, कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करने वाली है। और इन मजदूरों की बात ठीक है, उन्हें घर जाना है, वो बहुत परेशानी में है, लेकिन कहावत है दुर्घटना से देर फली। कोरोना के शिकार हो गए, कोरोना के कैरियर बन गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर है कि 2 दिन बाद घर पहुंच जाएं, स्क्रीनिंग के बाद घर चले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके घर चले जाएं। लेकिन आज तो कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी के संवाददाता ज्योति मिश्रा से मैंने कहा कि जरा गाजियाबाद जाएं, अंदाजा लें मजदूरों के लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो कम क्यों पड़ गए। उन्होंने बताया कि संख्या अचानक इतनी बढ़ गई कि सारे इंतजाम कम दिखाई देने लगे। एक शिविर की तरह यहाँ पर शेल्टर होम बनाया गया। आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लेकिन बड़ी तादाद में जितने भी मजदूर, जितने भी लोग अपने घरों की ओर, गांव जाने की ओर रवाना हुए थे, वो आज गाजियाबाद के इस मैदान में इकट्ठा हुए, क्योंकि सामने मौजूद मंच पर अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इन सभी लोगों के, उनके परिवार के डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर किए जा रहे हैं, जिसमें उनका नाम और आखिर उन्हें किस जगह जाना है वो डिटेल्स ली जा रही हैं। आपको बता दें कि आज इस ग्राउंड से जिन जिन लोगों की डिटेल्स ली जा रही हैं, ये सभी लोग, ये इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, आप इधर देखिए, ये सभी लोग हजारों की संख्या में जो यहाँ मौजूद हैं, ये सिर्फ बिहार जाने के लिए हैं, क्योंकि गाजियाबाद से आज यूपी सरकार 3 ट्रेनें चला रही है। ये तीन ट्रेनें जो हैं पटना, रक्सौल और मुजफ्फरपुर जाएंगी। तो इन तमाम लोगों की डिटेल्स लिए जा रहे हैं। इस बीच हालांकि लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर हुई है कि अब ट्रेन चलेगी, ट्रेन में इन्हें बिहार इनके घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जो व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। तो ये लाइन, ये तमाम जो लोग हैं भरी धूप में इंतजार में बैठे हैं कि बस इन्हें वो टिकट मिल सके, जिसके बाद वो इन बसों में सवार होकर स्टेशन पहुंच सकें। और जितने दूर तक आपकी नजर जाएगी इस ग्राउंड में, वहां तक आपको ये लाइन नजर आएगी, ये भीड़ नजर आएगी। सिर्फ ये लाइन नहीं, ग्राउंड के चारों ओर आपको लोगों का एक बड़ा मजमा नजर आएगा। जो हुजूम है लोगों का, वो आज यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में नजर आ रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं, वही मजदूर हैं जो अब तक पैदल चलकर अपने गांव की ओर जाने को मजबूर थे। इनमें से कई लोग हैं जो बॉर्डर से वापस पैदल चलकर इस ग्राउंड में आए हैं। तो एक दो बात अच्छी है, जो लोग पैदल चलकर कड़ी धूप में नंगे पांव फटी चप्पलों के साथ जा रहे थे, उन्हें कम से कम इतनी राहत मिली है कि उनके लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया है। इन सारे लोगों के नाम पते लेना इसलिए जरूरी है, अगर एक भी आदमी कोरोना का पेशेंट निकला, मरीज निकला, तो उसे ट्रेस करने की जरूरत होती है। और इंतजाम तो किए गए थे, और जब भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने और इंतजाम किए। प्रशासन के लोगों से मेरी उस वक्त बात हुई थी जिस समय गाजियाबाद में इतनी भीड़ थी। उन्होंने कहा था कि ये ज्यादा लोग आ गए, 2-4 घंटे का वक्त दीजिए, हम और इंतजाम कर देंगे। और वाकई में 2-3 घंटे में ही और बसों का इंतजाम कर दिया गया, हालात को काबू में किया गया, और बसों का इंतजाम करके लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रोसेस शुरू हुआ। जिसको स्टेशन जाना था उन्हें बस से रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। जिन्हें यूपी के आसपास के जिलों में जाना है, उनसे कहा कि वो ट्रेन के बजाय बस से चले जाएं, और बहुत सारी बसें उन जिलों में रवाना कर दी गई। अब धीरे धीरे हालात सुधरे, शाम तक स्थिति बेहतर दिखने लगी, लोगों को भी तसल्ली हुई। प्रवासी मजदूरों का कहना था कि शुरुआत में दिक्कत तो बहुत थी, लेकिन अब राहत है, अब संतुष्ट हैं, आराम से घर जाएंगे। हम लोग तो आज 4 दिन से भटक रहे थे, भटकते भटकते यहाँ कोई बताया कि रामलीला मैदान में आप लोगों के लिए गाड़ी दिया है, तो यहाँ कल आए हैं। हम लोग जब उधर से आ रहे थे ना, तो हम लोग को जो यहाँ आगे में गाजियाबाद का यहाँ वो स्कूल है, स्कूल पर पुलिस वाले पकड़ के रखा था, वो फिर हम लोग को परसों यहाँ भेजा है, फिर यहाँ हम लोग टिकट कटाए। और लग रहा है कि अब सरकार जो है वो थोड़ा व्यवस्था हाँ, आराम मिला, बस मिला है, गाड़ी मिला है, तो आराम होगा ना। ट्रेन का पैसा लिया गया? नहीं, हम लोगों से पैसा नहीं टिकट का पैसा लिया गया है क्या? नहीं सर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
हम लोग आ रहे हैं सर पंजाब से। पैदल? हाँ जी पैदल। यूपी वाला पुलिस ने धर लिया। अब तो बोला कि चलो, तो यहाँ से 2-3 दिन से रख लिया है, आज मिला है चलान तो जा रहे हैं। अभी कैसे जाएंगे? अभी तो बस से बैठा के स्टेशन ले जाएगा। कहाँ जाना है? जाना है बिहार। ट्रेन तो मिल रही है लेकिन रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आई है? हो गया? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो रही है। दिक्कत बहुत आया है। हम लोग अब तो हो गया है। अभी बात बताइए, आप लोगों को अब कम से कम पैदल नहीं जाना पड़ेगा, ट्रेन मिल रही है, थोड़ा राहत है? जी राहत है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पटना जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, सब कहाँ से आए हैं? यहीं से जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी थोड़ा राहत है आप लोगों को कि ट्रेन मिल रही है? है, रात ठीक है। हम लोग दिल्ली में सिलाई का काम करते थे, दिक्कत हो रहा था बहुत वहाँ पे। हम लोग को ना ही टिकट हो रहा था, ना ही ट्रेन दे रहा था, इसीलिए हम लोग पैदल चल के यहाँ तक आए। अब आवाज में खनक वापस आ गई, राहत महसूस हो रही है। तो थोड़ी देर बाद ज्योति मिश्रा गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला ग्राउंड में पहुंची। यहाँ मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था। सुबह यहाँ भी हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन इसके बाद घंटाघर के रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें मीडिया में आने लगी। तुरंत एक्शन हुआ और मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई गई और सब लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े दिखाई दिए। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई। सब कुछ ऑर्गेनाइज लग रहा था, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं था। लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, बसों के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया और फिर वहां से ट्रेन में अपने अपने होम टाउन के लिए रवाना हो गए। गाजियाबाद में कवि नगर के रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी उसी तरह से भीड़ नजर आ रही है जो दूसरे रामलीला मैदान में भी नजर आई थी। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाने वाले जितने भी प्रवासी लोग हैं वो मौजूद हैं और इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई है कि किसी तरह की कोई अफवाह नहीं थी। ये लोग जो है वो डीएम द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने 3 ट्रेनें चलने की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हमारी खबरें दिखाए जाने के बाद जो भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी जा रही थी उसे अब काबू में किया गया है। पुलिस और मुस्तैद हुई है, इनका सोशल डिस्टेंसिंग करवाया गया। और मैं कहूंगी कि आप वो तस्वीरें एक बार कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरह से व्यवस्था जो है वो मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। वो देखिए, पहले काउंटर पर जितने भी प्रवासी लोग हैं जो घर जाना चाह रहे हैं, पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, इनका टेम्परेचर लिया गया। ये जो बस आई है आप इसमें देख सकते हैं कि रामलीला मैदान में जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो बिहार जाने वाले लोग हैं उन्हें अलग कैटेगराइज किया गया, उत्तर प्रदेश वाले लोगों को अलग से कैटेगराइज किया गया। ये रक्सौल और पटना जाने वाले जो लोग हैं इन्हें रामलीला मैदान से रवाना कर दिया गया। ये बस अब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहीं से जो तैयारियां हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं कि जो तमाम मजदूर हैं, जो अब तक ये सब वो लोग हैं जो पैदल घर की ओर रवाना हुए थे, लेकिन इन्हें रोककर हाईवे पर से, टोल्स पर से वापस मैदान में लाया गया, रामलीला मैदान में जहां इनका रजिस्ट्रेशन किया गया। वहां से अब इन्हें यहां लाया गया है जहां इन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। पानी की बोतल, खाना दिया जा रहा है। और जो अब ये बस यहां पहुंची है, इसके बाद 1-2 बसें और आनी हैं, जिसके बाद ये जो रक्सौल के लिए ट्रेन अंदर लगी है उसमें बिठाकर इन्हें बिहार के लिए रवाना किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, आज पिछले 4 दिन से परेशान हो रहे इन मजदूरों ने राहत की सांस ली है। मुझे लगता है कि जब ये तस्वीरें मजदूर देखेंगे तो उनके अंदर भरोसा पैदा होगा। जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं उन्हें लगेगा कि शायद 1-2 दिन और लग जाए, लेकिन उनके लिए इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं। और पैदल चलने से बेहतर है 1-2 दिन वेट कर लें ताकि वो बस से या ट्रेन से जा सकें। और आपने देखा कि पानी का भी, खाने का भी सब इंतजाम तो किया गया है, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। 2 महीने से ये मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी दिक्कत है, परेशानी है, समझ भी सकते हैं। घर जाने की जल्दी है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। सरकार की कोशिश तो है, लेकिन मजदूरों की संख्या का अंदाजा क्या है ये लगाना बार बार मुश्किल पड़ जाता है और जितने इंतजाम करें वो कम पड़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में जब सियासत होती है तो अच्छा नहीं लगता। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद के मजदूरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस की तरफ से इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मंजूरी नहीं दे रही। फिर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई वो देखी, जो प्रियंका गांधी को लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि सरकार इन बसों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, बसों के नंबर, ड्राइवर के नाम और पते, ये सारी चीजें दे दे। योगी आदित्यनाथ आज सुबह इंडिया टीवी पर थे, मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात कर रहे थे, तो उनसे भी यह सवाल जब पूछा तो उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें कर रही है।
मैंने पिछले 3 दिनों से कांग्रेस से सूची मांगी है 1000 बसेज की। आज तक मुझे सूची नहीं मिली है। एक दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे इस महामारी के समय में इस प्रकार की ओछी राजनीति न करें, इस प्रकार की कलुषित राजनीति न करें। इस समय प्रवासी श्रमिकों के प्रति संवेदना और सहानुभूति की आवश्यकता है। 1000 बसेज की सूची देंगे और उनके जो राज्य सरकारें हैं, अगर वे राज्य सरकारें हमें प्रवासी श्रमिकों की सूची देंगे तो निश्चित ही हम उसकी अनुमति देंगे। हमने तो उनसे पहले ही कहा है कि हमें सूची उपलब्ध हो जाए, बसेज की भी और उसकी भी, जिससे कि हम इस बात के लिए आश्वस्त हों कि ये सभी प्रवासी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इनको हम सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। इसके माध्यम से हमें बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन 3 दिनों में एक भी बस की सूची हमारे पास नहीं आई है। अच्छा होगा कि अगर कांग्रेस भी 1000 बसें चलाए, मजदूरों को और सुविधा मिलेगी, लेकिन उसका एक सिस्टम है जिससे जाना होगा। और हमने योगी आदित्यनाथ से पूछा, आपने कितने मजदूरों के इंतजाम किए, कैसे इंतजाम किए, क्या वाकई में ये इंतजाम काफी है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी सुनने लायक है। उस जगह राज्य सरकारों ने ट्रक के नाम पर पैसा वसूली किया और फिर उसके नाम पर खिलवाड़ किया है उन श्रमिकों की भावनाओं के साथ में, उनके जीवन के साथ में। ये नहीं होना चाहिए था, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए था। पैदल नहीं चलने देना चाहिए, इसके अलावा 2 पहिया वाहन से भी रोका जाना चाहिए। ट्रक आदि असुरक्षित वाहनों से और 3 व्हीलर जैसे सुरक्षित वाहनों से लंबी दूरी नहीं करने देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने, यानी देश के अन्य भागों से तो ये व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लगभग 12,000 बसेज हैं। ये सभी प्रवासी श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन में रखने या एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। तो 200 बसेज हम लोगों ने हर जनपद में हर जिलाधिकारी के परिवर्तन पे उपलब्ध कराई हैं। ये बसेज पैदल चलने वाले, 2 पहिया 3 व्हीलर से चलने वाले उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने या उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। ये कार्य उत्तर प्रदेश में है और इनको हम रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही उसे भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है। यह कार्य मुझे लगता है कि हर जगह होता तो मुझे लगता है ये समस्या है, एक महामारी से हम फेस कर रहे हैं, अचानक समस्या आई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय सहानुभूति के साथ साथ संवेदना उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों के प्रति व्यक्त करने का समय है और उसमें हर एक को इस पे आगे आके काम करना चाहिए। अब खबर यह मिली है कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, यूपी सरकार के आदेश के बाद, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस की तरफ से जिन 1000 बसों का इंतजाम किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिए हैं, लेकिन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से नाम और पते भेजने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। ये अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने इन 1000 बसों के ऑफर को स्वीकार किया, प्रियंका गांधी ने भेजने की कोशिश भी की है। कुल मिला के इस पूरे संकट के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है, इसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब तक मजदूरों के लिए 778 ट्रेनें चलाई हैं और 12,000 से ज्यादा बसेस चलाई हैं। करीब 10-12 लाख प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर पहुंचाया है। और जहां तक रेलवे की बात है, रेलवे ने अब तक 1500 से ज्यादा, करीब 1530 ट्रेन चला चुके हैं और मजदूरों के लिए आधी से ज्यादा स्पेशल ट्रेन यूपी के लिए चली है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल और कहते हैं कि वो और भी ट्रेन देने को तैयार है, जो भी जितनी ट्रेन मांगे। और आज उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन ट्रेनों के नंबर मांगा था अब उससे डबल उन्होंने डिमांड कर दी है और बिहार ने 50 ट्रेन रोज इसकी डिमांड की है। और रेलवे मिनिस्ट्री इन सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि 1 घंटे के नोटिस पर वो ट्रेन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसलिए मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप की। मजदूरों को सही वक्त पर सही जानकारी मिल जाती तो शायद कंफ्यूजन नहीं होता। और कंफ्यूजन का नतीजा क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं।
ये मेरठ में हुआ। मेरठ में मजदूरों को बिहार के अररिया तक ले जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मजदूरों का पहले से रजिस्ट्रेशन भी था। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर सर्कल बनाए गए थे। किसको किस बोगी में जाना है ये भी उनको बता दिया गया था। लाइनें लगी थी। लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूरों को ट्रेन की तरफ जाने की परमिशन मिली तो भगदड़ मच गई। सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते गायब हो गई। लोग एक के ऊपर एक चढ़कर ट्रेन के अंदर घुसना चाहते थे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सब के सब इस तरह ट्रेन की तरफ टूटे जैसे ये आखिरी ट्रेन हो, इसके बाद कोई ट्रेन चलेगी नहीं। मेरठ से अररिया के लिए रवाना हुई इस ट्रेन की 22 बोगियों में 1600 मजदूरों के बैठने का इंतजाम किया गया था। 1600 मजदूरों को ही स्टेशन तक लाया गया था, लेकिन सिर्फ डिब्बे को लेकर कंफ्यूजन था और इसके चक्कर में क्या हुआ ये आप देख रहे हैं। इसके बाद जब मजदूर से पूछा गया कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसे में कोरोना का मुकाबला कैसे करोगे, तो बोले सारी गलती प्रशासन की है, प्रशासन ने सही इंतजाम नहीं किया। मजदूरों की क्या गलती, उन्हें तो किसी भी हालत में घर जाना है। मौसम में था खाने का क्या करते रहे थे, कोरोना की वजह से भूखे मर जाएंगे हम। कोरोना के पहले तो भूखे मर जाएंगे मैडम, भूखे मर जाएंगे बताइए। आज तो भगदड़ ही मच गया था। ये सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ नहीं है, ये तो रद्दा कर दिया, सोशल धज्जियां उड़ा दिया सोशल डिस्टेंसिंग का। पहले क्या किया कि जो है ना यार एक एक डिस्ट्रिक्ट करके निकाल रहा था, और फिर जब अररिया और पूर्णिया का बारी आया तो सबको एक साथ बुला लिया और एक भगदड़ मच गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ना सही रूप से काम ही नहीं कर पाया। हम तो लग रहा है कि जो ना सांस जाने ही वाला था, वहाँ पे तो रोना जैसा हालत हो गया था। अभी तक पानी तक नहीं पी पाए हैं। वहाँ पे बैठे भी हैं, बैठ रहे हैं तो अब टिकट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए तो हम लोग जल्दी निकलना पड़ा। मजबूरी ये आ गया सर, जैसे खाने पीने का कुछ सब बहुत चीज की परेशानी हो गया, खाना पीने का परेशानी हो गया। मान जाए खाने का बहुत सबसे ज्यादा मैंने हो गया यहाँ खाने का। अब मान जाए कमाएंगे नहीं, मजदूरी करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से हम। आज दिन भर इंडिया टीवी पर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स थे और सबसे हमने प्रवासी मजदूरों की बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में बात की। सब मानते हैं कि मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। वो न तो ये समझने को तैयार हैं कि कारखाने खुलने वाले हैं, काम मिलने वाला है, और ना ही मजदूरों को इस बात का ख्याल है कि उनके जरिए वायरस गांवों तक पहुंच जाएगा। वो तो बस किसी भी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। और लगभग सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स मानते हैं कि मजदूरों को समझाने का दौर खत्म हो गया, उनको समझाने की कोशिश बेकार है। अब तो उन्हें सुरक्षित अच्छी तरह से घर पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए और इसके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो या अशोक गहलोत हो, सब के सब इस बात से सहमत हैं। लेकिन मजदूर क्यों वापस जाना चाहते हैं, इसकी वजह भी वो सब जानते हैं। मजदूरों को इस कोरोना वायरस का, लॉकडाउन का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। उन्हें नहीं पता यह कब खत्म होगा। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब उन्होंने लोगों से कहा कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो 4 दिन में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया। ये सब लोग वापस जाना चाहते हैं, संख्या बहुत बड़ी है। केजरीवाल का कहना है कि वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, बड़ा एफर्ट किया है, बसें भेजी हैं, बड़ा काम किया है, लेकिन उनका कहना है कि संख्या बहुत बड़ी है। दिल्ली से अगर मजदूरों को बिहार भेजना है, उत्तर प्रदेश भेजना है, तो पहले मजदूरों की लिस्ट बनाकर बिहार भेजनी पड़ती है, यूपी भेजनी पड़ती है, फिर राज्य सरकारें इसे चेक करती हैं और फिर यह लिस्ट रेलवे को दी जाती है, फिर टिकट बनते हैं और फिर ट्रेन चलती है। केजरीवाल का कहना है कि वापस लौटने वालों की तादाद को देखते हुए, उनके नंबर को देखते हुए इस सिस्टम को थोड़ा आसान बनाना होगा। उनका सुझाव है कि दिल्ली में वो ये कर सकते हैं कि अलग अलग स्टेडियम से इंतजाम कर दें, एक में बिहार जाने वाले, एक में केरल जाने वाले, एक में यूपी जाने वाले, एक में झारखंड जाने वाले लोगों को, मजदूरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, उनके खाने का, ठहरने का इंतजाम किया जाए और दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए एक दिन में 100 ट्रेन चला दी जाए। दिल्ली सरकार इन लोगों को ट्रेन तक पहुंचाएगी, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेगी, स्क्रीनिंग करेगी और इससे जो प्रोसीजरल टाइम लग रहा है वो बच जाएगा। उनका कहना है कि मजदूरों की लिस्ट तो बनाई जाएगी, ट्रेन के पैसेंजर की लिस्ट तो बनेगी और वो लिस्ट राज्य सरकारों को फैक्स कर दी जाएगी।
मुझे सुझाव अच्छा लगा। मैंने इस बारे में रेलवे मिनिस्टर से बात की। पीयूष गोयल ने कहा कि वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लिस्ट बनाने में, क्लियरेंस कराने में जो वक्त लगता है उसको कम किया जाए, जितना कम हो सकता है उतना कम करें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और राज्य सरकारें उन मजदूरों को स्वीकार करें, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। राज्य सरकारें अगर 50 ट्रेनों के लिए इंतजाम कर सकती हैं, क्योंकि जब ट्रेन वहां पहुंचेगी स्टेशन तो उसके लिए बसेस की जरूरत होगी, फिर कुछ मजदूरों को क्वारंटीन करने की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि अगर सब लोग मिलकर सोचेंगे, ये सुझाव अच्छा है, मिलकर करेंगे तो इस मुसीबत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत है और वो मुसीबत है अफवाहें। जब अफवाह फैलती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। अफवाहों के आगे, झूठी खबरों के आगे बड़े बड़े इंतजाम धाराशायी हो जाते हैं। ये आज हमने एक बार फिर देखा। अहमदाबाद में अफवाह के चक्कर में सैकड़ों मजदूर सड़क पर आ गए, पुलिस पर पथराव किया। हालत ये हो गई कि पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में हजारों प्रवासी मजदूर रहते हैं। मजदूरों के बीच एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि कंपनी के ऑफिस में टिकट मिल रहे हैं और वहीं से मजदूरों को बसों में बैठाकर ले जाया जाएगा। ये मैसेज तेजी से फैला और बड़ी संख्या में मजदूर वस्त्रापुर के पास IIM रोड पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। पुलिस भी पहुंची, मजदूरों को घर जाने को कहा, किसी को बस या ट्रेन के न जाने की जानकारी दी, बताया कि कोई ट्रेन नहीं जा रही, कोई बस नहीं जा रही। समझाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जिसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी। पथराव में 2 पुलिस वाले घायल हुए, 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने बड़ी संख्या में मजदूरों को डिटेन किया। आज अहमदाबाद में भी मजदूरों का रोष फूट पड़ा और अहमदाबाद के IIM रोड पे, यहाँ वस्त्रापुर इलाके में पुलिस पर पथराव कर दिया मजदूरों ने। बाहर निकले थे, पता चला था कि कोई बस जा रही है इनको लेकर के और इसी वजह से बाहर निकले थे। और आप देख सकते हैं अभी ये सारे मजदूर जो हैं इनको यहाँ पे इकट्ठा कर रखा और पुलिस का भारी बल यहाँ पे तैनात है। तुमको चोट लगी है? कैसे लगी? रूम पे थे, पुलिस निकाल के मारने लगे। नहीं तो पुलिस तो बचाव ऐसा क्यों हो रहा है? पत्थर तो करने वाला जानेगा, उधर पे जो किया वो तो जानेगा, हम तो नहीं जानते। रूम पे थे हम, रूम पे। तो तुमको कैसे लगा? तो रूम पे पुलिस ताला खोला के निकाल रहे थे बाहर। उनको भी पता नहीं है कि कौन गया है कौन नहीं गया, नहीं सबके मारना चालू कर दिए। क्या करते? कुछ मजदूर जो बाहर गए थे पुलिस पे, जिन्होंने अटैक किया, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में आप देख सकते हैं ये मजदूर जो हैं इन पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें अब डिटेन करना शुरू किया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मजदूर जो हैं इन घरों में यहाँ पे रह रहे थे। ये आप देख सकते हैं इनके लिए टेम्परेरी जो अरेंजमेंट किया हुआ था उसमें मजदूर यहाँ रह रहे थे। और इनको सूचना ये मिली थी कि इन्हें लेके जाया जाएगा आज, और कुछ बसें जा रही थी। इन्होंने ये भी बताया कि शायद कुछ टिकट्स वगैरह इनको मिलने वाली थी और इस वजह से ये सब बाहर निकल आए। और बाहर निकलने के बाद जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की उस वक्त ये जो है पुलिस पर इन्होंने पथराव कर दिया, पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। बताया कि सरिये वगैरह लेकर के भी पुलिस को मारा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया इन पर, इनको एक जगह कॉर्डन ऑफ किया। अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास असेंबल हुए और हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ ये कॉलोनी के बाहर का जो गेट है वहाँ पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। उस पुलिस के ऊपर उन्होंने हेवी पत्थर मारा किया, पथराव किया और यहाँ से भाग के वो गए वस्त्रापुर गांव। वहां जाके इन लोगों ने फिर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर पथराव किया। अभी झारखंड 22 के बाद 21 या 22 के बाद ट्रेनों का अरेंजमेंट भी हो रहा था और इन लोगों को बता भी दिया गया था कि आपका अरेंजमेंट हो रहा है, मगर इन लोगों को मतलब धीरज रही ना और ये आज इन लोगों ने ये इलीगल एक्टिविटी कर दी। पुलिस ने 4 टीयर गैस सेल छोड़े हैं और 2 पुलिस कर्मियों को मतलब छोटी बड़ी इंजरी हुई है और 2 गाड़ियों के कांच इन लोगों ने तोड़े हैं। तो इसके अनुसंधान में लीगली रायोटिंग का गुना दाखिल किया जाएगा और जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। अफवाह के पैर नहीं होते लेकिन फैलती बहुत तेजी से है और आप जानते हैं कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में भी एक झूठ फैला और इसकी वजह से वो मजदूर भी आज सड़कों पर निकल आए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिनका नंबर नहीं था जाने का, जिन्हें बुलाया नहीं गया था। असल में सरकार मजदूरों के घर जाने का इंतजाम
एक एक करके कर रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें मैसेज के जरिए बताया जाता है कि किस दिन कहाँ पहुँचना है, कहाँ से बस जाएगी और कहाँ से ट्रेन जाएगी। लेकिन मजदूरों को गुमराह करने वाले कुछ ऐसे मैसेज भेज दिए जाते हैं, शरारती लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि सारा का सारा इंतजाम धरा रह जाता है। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में आज प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। वेस्ट विनोद नगर इलाके के सर्वोदय कन्या विद्यालय के सामने हजारों मजदूर लाइन लगाकर खड़े हो गए। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि यहाँ उनका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल होने के बाद इन्हें बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठाने के लिए बसों में बैठाकर रेलवे स्टेशन ले जाया जाएगा। इसके बाद तो जब तक सूरज उगा कई किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी। लाइन भी ऐसी जिसमें जिसको जहां जगह मिली घुस गया। न दूरी का ख्याल, न कोरोना का डर। मुश्किल ये थी कि सिर्फ वही लोग पहुंचे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो भी गनीमत थी। वो लोग भी पहुंच गए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ये किसी बस स्टॉप की नहीं, किसी रेलवे स्टेशन की नहीं, बल्कि वेस्ट विनोद नगर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कि बेहद हैरान करने वाली है। आप यहाँ से जरा तस्वीरें देखिए, किस तरह से लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं जो कि खाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और बड़ी संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ाई जा रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? घर जाने के लिए आए हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है जाने के लिए। हम लोग काफी सुबह से बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों को बुलाया गया था क्या यहाँ पर? आज मैसेज आया हुआ है, इसके हिसाब से आए हम लोग। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। किसकी तरफ से आया मैसेज? मैसेज आया था जो ऑनलाइन किए थे हम लोग घर जाने के लिए। आपके पास मैसेज है, आप दिखा सकते हैं? आप दिखाइए जरा। इस पर तो ये लिखा हुआ है कि आपकी यात्रा दरभंगा के लिए नई दिल्ली स्टेशन से होगी। हाँ जी, तो यहाँ मेडिकल कराने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप कब से बैठे यहाँ पर? सुबह 3 बजे आए थे हम लोग लाइन में लगने के लिए। अच्छा। और बहुत से लोग यहाँ पे थे, उनको बसों से पता नहीं कहाँ ले गए और बाकी जो है यहीं पे और पीछे। आपको बुलाया गया था यहाँ पर आने के लिए कहा गया था? हमें पता होता है यहाँ से भेजा जाता है और ऑनलाइन किए थे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम लोग आए। यहाँ पे कहा गया है कि जो आवेदन किया है उसको बिहार भेजा जाएगा। मेरा आवेदन ऑलरेडी हो चुका है। मैंने 6 तारीख को किया था। आज कितने तारीख है बताओ आप? और इतने दिन हो गए, मेरा ऑलरेडी आवेदन हो चुका है। मेरा टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहा जा रहा है जब आप लोग अंदर जा रहे हैं? जी कह रहा है आज कोई ट्रेन नहीं जाएगा पटना के लिए, चाहे मुजफ्फरपुर के लिए। कितने बजे की ट्रेन थी आपकी? कल तो हमको सूचित मिला गया कि आज यहाँ पे मेडिकल जांच होगा और बस से स्टेशन पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आज का कोई ट्रेन नहीं है, जो तुम लोग बिना मतलब के यहाँ आए हो। नीतीश कुमार का कहना ये है कि पब्लिक को बिहार पहुँचा दिया जाएगा। सारे यहाँ जितना पब्लिक है ना, सब सीतामढ़ी जिला का ज्यादा पब्लिक फंसा हुआ है। नीतीश को पता नहीं है कि दिल्ली में कितना हमारा पब्लिक फंसा हुआ है। 4 जिला की एक ही दिया है। 4 जिला में एक ही ट्रेन 1200 आदमी के रोज के खींचेगा ना, इतना कितने साल लगेगा कोई हिसाब नहीं है इसका। इन मजदूरों का कोई कसूर नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। और अगर जरा सा भी कोई मैसेज मिलता है, जरा सी भी कोई आशा की किरण दिखाई पड़ती है तो इस तरह दौड़ पड़ते हैं। इसी तरह की सिचुएशन आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर दिखाई दी। अचानक सैकड़ों मजदूर स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। मजदूरों को बताया गया था कि CST से मजदूरों के लिए ट्रेन जाने वाली है। मजदूर इन ट्रेन के जरिए अपने घर जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे मजदूर पहुंच गए जिनके पास श्रमिक स्पेशल ट्रेन की टिकट नहीं थी। सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। स्टेशन के पास कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। हालांकि बाद में पुलिस ने हालत पर काबू पाया। जिनके पास टिकट था उन्हें स्टेशन के बाहर रोका और जिनके पास टिकट नहीं था उन्हें आज वापस लौटा दिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर जो गांव जाने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ से अब हटा दिया गया है। दरअसल इन मजदूरों के पास प्रॉपर वैलिड पास नहीं था, जिसके बाद इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और जिनके पास पास थे उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए इजाज़त दे दी गई है। लेकिन जो मजदूर जिनके पास पास नहीं था वो अब उन्हें एक एक कर पुलिस यहाँ से हटा रही है। मजदूर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन कई बार फॉर्म भरने के बावजूद उनका नाम नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिंतित है और किसी भी हाल में अपने गांव जाना चाहते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो प्रवासी मजदूर हैं, काम करते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों के पास जिनके नाम थे सूची में, उन्हीं को ही पुलिस ने स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त दी। बाकी जिनके नाम नहीं थे उन्हें अब एक एक कर उनके घर भेजा जा रहा है। अब देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। मजदूर तो किसी भी हालत में घर जाना चाहते हैं और
प्रशासन बिना कॉन्टैक्ट डिटेल लिए, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना स्क्रीनिंग के मजदूरों को घर भेजना नहीं चाहती। भेजना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि अगर ट्रेन के डिब्बे में, बस में एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो बस में सवार सारे के सारे लोगों के लिए खतरा हो सकता है। और ये व्यक्ति जहां जाएगा वह अपने परिवार को, अपने गांव के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो तो उसे ट्रेस किया जा सके। इसलिए सरकार की तरफ से एहतियात बरतना ज़रूरी है और ये एहतियात मजदूरों की भलाई के लिए बरता जा रहा है। अब मजदूरों को समझना चाहिए, लेकिन आज उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी समझ लें। हकीकत यह है कि 3 मई के बाद जब से मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसने और अलर्ट कर दिया है। ज्यादातर केसेस ऐसे जिसमें कोरोना कैरियर दूसरे राज्यों से पहुंचे मजदूर हैं। और आज दिन भर कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स इंडिया टीवी के साथ थे, इस विषय पर भी चर्चा हुई और ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना कई ऐसे जिलों में पहुंच गया है जो अब तक ग्रीन जोन में थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों के जरिए कोरोना न फैले। बाहर से आने वाले मजदूर भाई घर जाने से पहले क्वारंटीन सेंटर में रहें। ऐसा हमारे आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं कि जो अभी अभी पॉजिटिव हुए हैं, इस कारण कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई और बहन पहुंचे हैं। वो लोग पूरे जिले में नहीं फैले हैं, उनको हमने इलाज के लिए अलग रखा हुआ है। कई लोग क्वारंटाइन में हैं, इसलिए उन जिलों में कोई बड़ी समस्या नहीं है, व्यापक पैमाने पर संक्रमण फैला नहीं है। और जो बाहर से प्रवासी मजदूर भाई बहन आए हैं उनको अलग थलग रख के उनके इलाज की व्यवस्था करके हमने उसको ठीक से मैनेज किया है। इसलिए आधे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। कहीं 5, कहीं 10, कहीं 8, कहीं 16, वो भी एक एक जगह ऐसे प्रकरण जो आए उनको वहाँ रख दिया है। और इसलिए जहाँ रखा है उसको हम कंटेनमेंट एरिया मानेंगे। बाकी उस शहर के बाहर तो गांव में कहीं कुछ है नहीं, बाकी कस्बों में कहीं कुछ है नहीं, इसलिए उसको तो हम खोलेंगे। मुख्यमंत्रियों की डर, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि राज्यों की जो फिगर्स हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से पहुंचा है और सबसे ज्यादा तेजी से ये पहुंचा बिहार में। यहां कोरोना पेशेंट की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। इनमें से 652 मरीज वो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से वापस आए हैं। यानी बिहार में कुल कोरोना पेशेंट के आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। इनमें से 652 लोगों में भी 594 ऐसे हैं जो 3 मई के बाद चली ट्रेनों से वापस लौटे। कोरोना से इन्फेक्टेड होने वाले प्रवासी मजदूरों में से सबसे ज्यादा तादाद दिल्ली एनसीआर से आए लोगों की है। दिल्ली से आए 221 मजदूर, महाराष्ट्र से आए 143 और गुजरात से आए 130 मजदूर बिहार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह राजस्थान में 588 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट जो मजदूर हैं डूंगरपुर जिले में है। यहां 116 प्रवासी मजदूर कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार मिले। झारखंड में टोटल कोरोना पेशेंट की संख्या 228 है, जिसमें से 88 प्रवासी मजदूर हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 90 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 32 प्रवासी मजदूर हैं। उत्तराखंड में भी प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना का वायरस कई इलाकों तक पहुंचा है। हालांकि आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी बात बताई। खट्टर ने कहा कि प्रवासी मजदूर भले ही अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन गांव वाले बहुत समझदार हैं। जो प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में जाने के बजाय चुपके से अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गांव वाले रोक देते हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने का इंतजाम गांव के बाहर करते हैं। और ये अच्छी बात है कि गांव वाले इतने सचेत हैं, सतर्क हैं, तो प्रवासी मजदूरों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। कई मुख्यमंत्रियों ने आज एक और बात कही। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि प्रवासी मजदूर सिर्फ सरकारी इंतजामात की मदद से घर वापस लौटे। ट्रक से, मिनी ट्रक से, टेम्पो से, साइकिल से, पैदल चलकर वापस घर की तरफ ना आए। ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, कितनी परेशानियां हो सकती हैं, ये हमने पिछले कई दिनों में बार बार देखा है। अब मैं आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखाता हूं।
मुंबई का एक ऐसा वीडियो आज मैंने देखा जिसकी काफी चर्चा हो रही थी। दावा किया गया कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मरीजों को इंजेक्शन देकर मार रहे हैं, कोरोना का मरीज बताकर उनकी लाश भी नहीं देते। परिवार वाले ना कुछ कह पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। पुलिस भी शिकायत दर्ज नहीं करती। जिस शख्स का ये वीडियो है उसका दावा है कि उसके अपने पिता की हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। उन्होंने मौत से पहले फोन करके बताया कि मरीजों को इंजेक्शन देकर मारा जा रहा है, उन्हें हॉस्पिटल से निकाल लो वरना वो भी मारे जाएंगे। और यही हुआ। अब इस तरह की बातें कोई अगर कहे और लोग यकीन कर ही लेंगे। कोरोना के सिम्टम्स होने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डरेंगे। मैंने इस वीडियो की जांच करवाई। मुंबई में अपने संवाददाता राजीव सिंह से कहा कि इसकी इन डेप्थ जानकारी पता करें, और जो तथ्य सामने आए वो और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। असल में जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया न तो पूरी तरह सही था और न हॉस्पिटल में किसी के साथ इस तरह की कोई नाइंसाफी हुई, न किसी ने किसी को इंजेक्शन लगाया, न किसी ने किसी को मारा। दिक्कत सिर्फ कम जानकारी की थी। लेकिन इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला दिया गया, इतनी ज्यादा इसकी चर्चा हुई, क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि मुसलमानों को कोरोना का मरीज बताकर हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है और हॉस्पिटल में अच्छे खासे लोगों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा रहा है। ऐसी अफवाहें कुछ दिन पहले कई और इलाकों में उड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे सब्साइड हो गई। लेकिन आज ऐसे लड़के का वीडियो है जिसके खुद के पिता की डेथ हुई। अब उसकी बात सुनेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि ये क्या रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है। उन लोग पेपर के लिए रुका है, बॉडी गाड़ी में रुकी हुई थी, हम लोग सब इंतज़ाम कर लिए थे। उसके बाद में डीएम बोलता है कि आप लोग घर पे लेके नहीं जा सकते, आपका पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्टेड है। तो फिर मैंने बोला कि सर इससे पहले वाली रिपोर्ट आपने जो दी है उस पर तो हार्ट कार्डियो अरेस्ट आया है, और इससे पहले तो आपने को बोले कि आपको रिपोर्ट आने में 24 आवर्स लगेगा, ये लगेगा, और अचानक से आप मुझे ये रिपोर्ट बता रहे हो। तो बोले नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उनको प्लास्टिक में रैप करके लेके जाना पड़ेगा। मेरे से गुजारिश है, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बीएमसी हॉस्पिटल में किसी को लेके ना जाए, क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती लोगों की जान ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे जो डैड के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई भी आप बीएमसी हॉस्पिटल में ना ले जाए, जितना हो सके प्राइवेट में लेके जाने की कोशिश करें। इस नौजवान ने अपनी बात को साबित करने के लिए इसके साथ हॉस्पिटल के अंदर के कुछ वीडियो भी पोस्ट किए, जो उसके पिता ने उस वक्त उसको भेजे थे जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। लड़के का नाम सलमान है, पिता का नाम यूसुफ था। इस लड़के ने बताया कि उसके पिता अस्थमा के पेशेंट थे, सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा था, लेकिन पिता ने हॉस्पिटल के अंदर से कई वीडियो भेजे, फोन करके बार बार कह रहे थे उन्हें निकाल लो। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोगों को इंजेक्शन लगाकर मार रहे हैं। जब अगले दिन सलमान पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो पहले उसे कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद अचानक कहा गया कि पिता को कोरोना हुआ था, कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी मौत हो गई। अब इस नौजवान का कहना है कि जब उसके पिता की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई तो उनकी लाश परिवार वालों को क्यों नहीं दी गई, परिवार वालों को लाश दिखाई क्यों नहीं गई। कोरोना के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, ये इनका शक है। यहाँ पे इस लड़के की अपील लोगों से की गई कि वो हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ वो कल किसी और के साथ हो सकता है। अब्बा देख देख के घबरा रहे थे। फिर भी अब्बा को मैंने दिलासा दिया, अब्बा कैसा वो रात भी निकाले। फिर नेक्स्ट डे अब्बा का सुबह 4 बजे फ़ोन आता है, बोले मेरा दम घुट रहा है बेटा, मेरे को निकाल ले यहाँ से, मेरी सांस बहुत चल रही है और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। फिर उसके बाद अब्बा का मेरे को दोपहर में फ़ोन आता है 4 बजे के आसपास। तो भी मैं अब्बा को दिलासा दे रहा था, तो बोले बेटा
बोले बेटा इन लोग मुझे इंजेक्शन दिए और मेरा इंजेक्शन आउट हो गया था, उसमें से खून निकल रहा था। उसके बाद में अब्बा की लुंगी पे पूरा खून हो गया। फिर अब्बा ने वो वीडियो बनाए और मुझे भेजे। फिर मैं रिटर्न हॉस्पिटल भागा देखने के लिए, तो तब तक अब्बा वहाँ मुझे नहीं दिखे बेड पे। तो मैं डॉक्टर लोग को पूछने लगा मेरे अब्बा किधर है, कोई बात नहीं कर रहा था, सब दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर मैं यहाँ वहाँ भागा। लास्ट में डॉक्टर बोलता है उनको हार्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो हम लोग ने उनको सांस लाने की इंजेक्शन दिए, लेकिन सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए। इस नौजवान ने अपने अब्बा को खोया है। इन्होंने जो कहा वो बहुत परेशान करने वाली बात है, ये दावा डराने वाला है। लेकिन हमने इस पूरे मामले की जांच की। ये सच है कि इस नौजवान के पिता की मौत हुई है, दुख की बात है। यह भी सच है कि उसके पिता का अंतिम संस्कार कोरोना पेशेंट के प्रोटोकॉल की तरह हुआ था। इसलिए लग रहा था कि पिता की मौत पर बेटा झूठ क्यों बोलेगा, उसे इससे क्या मिल जाएगा। इसलिए मैंने अपने संवाददाता राजीव सिंह को राजाबाड़ी हॉस्पिटल पहुंचा, जिससे असलियत पता चल सके। हॉस्पिटल का क्या कहना है ये भी सामने आए। माटुंगा से लेकर सायन तक राजाबाड़ी सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। सायन हॉस्पिटल के बाद इस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मरीज आते हैं। हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट विद्या ठाकुर को राजीव ने वीडियो दिखाए। उनसे यूसुफ की मौत के बारे में सवाल पूछे। विद्या ठाकुर ने बताया कि ये सही है कि 7 मई को यूसुफ की राजाबाड़ी हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ था। ये भी सही है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कोरोना के सिम्टम्स होने के कारण उसका टेस्ट कराया गया। 9 मई को यूसुफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्योंकि यूसुफ अस्थमा का पेशेंट था, इसलिए कोरोना के इन्फेक्शन के बाद उसकी दिक्कत बहुत बढ़ गई थी और तमाम कोशिशों के बाद भी 11 मई को कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि चूंकि जिसको कोरोना का इन्फेक्शन हो उनमें ज्यादातर केसेस में सांस की दिक्कत होती है, या तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरीज की मौत होती है। क्योंकि कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा, अंतिम संस्कार में परिवार वाले शामिल नहीं होते, इसलिए कई मामलों में जिनको जानकारी नहीं होती उन्हें इस तरह की गलतफहमी हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि अगर मरीजों का पोस्टमार्टम होगा उसमें भी कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट ही आएगा। इसका यह मतलब नहीं कि उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई। कोरोना की वजह से दिल ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हुई। ये यूसुफ जो थे वो अपने पास 7 तारीख को एडमिट किए गए थे। उनको दम की शिकायत थी, बहुत बुरी तरह से उनको दम लग रहा था। ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका बहुत कम था। यहाँ पे हम लोगों ने एडमिट कर दिया उनको ऑक्सीजन वगैरह जो चालू था वो सब दवाई चालू थी। तो एडमिट होने के बाद 8 तारीख को हम लोगों ने स्वैब टेस्ट किया। 9 तारीख को उसको रिपोर्ट पाया गया, वो पॉजिटिव है और लगातार वो ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम है ही। लगातार हम लोगों को ऑक्सीजन का ये सब जो रिपोर्टिंग है वो सब हो रहा है। सब सीनियर डॉक्टर्स ने आके देख लिया उनको, रोज का रोज राउंड होता था और अपने यहाँ पेशेंट्स अच्छे भी होके जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं लेकिन अच्छे भी पेशेंट्स होके जा रहे हैं। कभी कभी कैसे होता है पेशेंट कभी ब्रेथलेस हो जाता है। हम लोग सब कोशिश हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग तो हमारी कोशिश छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भगवान नहीं है। हर पेशेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर पेशेंट जिंदा रखना हमारा काम है। हम लोगों ने ओथ ली है, वो हमारा धर्म है, डॉक्टर लोगों का धर्म है हर पेशेंट को बचाना। जब कोई एक पेशेंट जाता है तो हम लोगों उनके घर वालों से ज्यादा हमको भी बुरा लगता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो इस तरह की गलतफहमी पर पड़ जाते हैं और इससे दूसरे लोगों में डर फैलता है। लोग हॉस्पिटल आने में देर करते हैं और फिर उनको बचाना और मुश्किल हो जाता है। अगर कोई भी आदमी सलमान नाम के इस नौजवान की बात सुनेगा, इसने जो वीडियो पोस्ट किए वो देखेगा, तो उसको भी यही लगेगा कि कोविड हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही। हॉस्पिटल मरीजों को मौत का इंजेक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद तो लोग हॉस्पिटल में जाने से और डरेंगे। अगर सिम्टम्स होंगे तो भी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे और जब हालत बिगड़ेगी तब हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे और उसके बाद मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। पहले पूरी जानकारी ले लें, डॉक्टर से पूछ लें। अगर वाकई में लगता है कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो पुलिस के पास जाएं, या दूसरी सरकारी एजेंसीज भी हैं जो ऐसे मामलों की जांच कर सकती हैं। डॉक्टर्स ने इस नौजवान की हर बात का जवाब दिया, इसलिए डॉक्टर्स के लिए ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक सलमान है, नौजवान है, उनका दुख समझा जा सकता है। उनके पिता की मौत का कष्ट उनको कितना होगा, इसका दर्द समझा जा सकता है। दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त और ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। कोरोना वायरस है ही ऐसा, इससे लड़ना और मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह से और गलतफहमियां पैदा होती हैं, इसलिए और सावधान रहने की जरूरत है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1 लाख के करीब हमारे देश में केसेस पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। यह वक्त ऐसा है जिसमें पूरे देश में सारे लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है।